Good evening, dear students. जी, let us try to discuss today's paper. NEET 2021 का जो पेपर था वो हम लोग अभी आज डिस्कस करने वाले हैं. So this time the physics paper is on much little what do you call that one, tougher side I can say most probably compared to the last year's paper. 2020 के पेपर से अगर हम लोग इस पेपर को कंपैरिजन करें तो I found nearly there are 5 to 6 questions which are really time consuming and यानी सोचने का टाइम लगता है बेसिकली. But overall I can say that physics paper this time is really going to decide and it is on the tougher side. I can keep this paper compared to last year के बच्चों के thinking के ability से देखा जाए तो this is as really a tougher side. मतलब बोल सकता हूँ कि 2 to 3 times more tougher than of the last year's paper. हाँ, अगर जो बच्चे जैसा मैंने आप लोग को बताया था लास्ट 10 डेज में 20 डेज में मैंने अपने बच्चों को जैसा बताया था कि आप लोग सिलेक्टिव स्टडी करो. चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मेजरमेंट्स, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ने के लिए बोला था मैंने मोस्ट प्रोबेबली. तो अगर ये चैप्टर्स ही अगर बच्चे ने लास्ट एक महीने में अगर रेगुलरली अगर पढ़ा होगा तो इजीली दे कैन डू 30 to 35 क्वेश्चंस. यानी क्रॉसिंग 120 मार्क्स विल बी नॉट मच ऑफ व्हाट यू कॉल दैट वन एनी अदर साइड बेसिकली. तो मेरा तो यही मानना है बेसिकली. तो आई डोंट नो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप लोग ने पेपर कैसा लिखा है बेसिकली, बट ओवरऑली this paper this time is really on tougher side. I can say it's not that easy as that of your previous part affiliation. तो हम लोग डिस्कस करने चलते हैं. पेपर को एक बार देख लेते हैं जल्दी से. पेपर कहाँ गया मेरा? ये पेपर मैंने डाउनलोड किया था. चलो. So this was the question paper beta. Today's 2021 का पेपर था. So I can roughly say that it is on a tougher side, but average and hard working जो बच्चा regularly एक systematic work से काम किया हो उसके लिए crossing 120 and 140 is not that difficult. But अगर कोई लड़का खाली 1-2 महीने में अगर वर्क किया हो तो जैसा मैंने प्लान बताया था कि पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कर ले, उसके बाद वो क्वेश्चंस को अगर 20-25 क्वेश्चंस कर लेना देन ही विल बी आल्सो कंफर्टेबल साइड. अगर पूरा पेपर अगर किसी ने करके आया है तो टाइम वेस्ट कैसे हुआ कुछ नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत लेंथी पेपर है कंपेयर टू योर 1 आवर में करने के लिए. अदरवाइज क्वेश्चन पेपर इज ऑलवेज ऑन योर ओके साइड बेसिकली. चलो पहले इसका एनालाइज करते हैं बेटा, क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है बेसिकली. अगर फर्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, इन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का क्वेश्चन है. तो मैंने तो बोला था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को अगर क्वेश्चन आ रहे तो हम लोग लास्ट में कर लेते हैं. तो ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट है. हम लोग ने जो प्लानिंग की थी, तो हम लोग ने क्या प्लानिंग की थी, हम लोग पहले मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेंगे, उसके बाद यूर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स लाइक स्क्रू गेज वगैरह करते हैं ना, वो वाला टॉपिक मैंने बोला था करने के लिए. उसके बाद मैंने रिपीटेडली बोला था कि ग्रेविटेशन फॉर्मुले बेस्ड टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसको एक बार 110% आप लोग रिवाइज करें. उसके बाद मैंने बोला था हीट में हम लोग बोले थे कि थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेंट्रेशन करें, केटीजी पे कॉन्सेंट्रेशन करें. उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी क्वेश्चंस करें. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल पेपर का पैटर्न क्या है. मैंने जब पेपर को एनालाइज किया मुझे तो ऐसा लगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से वी गॉट रफली 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है. उसके बाद है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है अपना
करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिस टाइम मैंने तो 3 ही बोला था, लेकिन दिस वन वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरली एक्सक्लूसिव। मैंने बोला भी था अगर 3 से ज्यादा भी आ रहे हैं तो आप लोग का लक है, वरना इट इज रियली 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 अनएक्सपेक्टेड कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से दिस बार 7 क्वेश्चन पूछा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने वही टॉपिक लिख रहा हूँ जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ योर करंट, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से अपने को 2 ही क्वेश्चंस बोला था। मैंने भी जनरली बहुत ज्यादा अवॉइड करता था इस चैप्टर को करने से रिवीजन के अंदर। उसके बाद अपना रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स भी मैंने रिवीजन कराया था। मैंने बोला था 2 से 3 ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अंदर, तो रफली इसके अंदर आए अपने को वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिला के 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। और उसके बाद अपने को न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में देखूं तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आए इस बार अपने को 3 क्वेश्चंस। उसके बाद ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर के अंदर भी इस बार अच्छे खासे क्वेश्चंस आ चुके हैं। बेसिकली बेटा ड्यूअल नेचर के अंदर आए इस बार 2 क्वेश्चंस। जनरली तो मैं एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता था इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, लेकिन 2 क्वेश्चंस आए, इट्स रियली डैम गुड। उसके बाद अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में से एक बार 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, एसी के अंदर भी अपने को 2 क्वेश्चंस है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने जब मैराथन किया था फ्राइडे के दिन नाइट में, ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था और क्रॉस प्रोडक्ट्स वगैरह कैसा लेना मैंने करवाया भी था। यानी डायरेक्टली जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस कराए थे वो एज इट इज मॉडल में है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी रफली अपने को 2 क्वेश्चंस इस बार दिखे हैं बेसिकली। उसके बाद काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स बोथ मोशन इन 1D एंड 2D की मिला के अपने को इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन दिखाई दिए बेटा। वी गॉट रफली सम अराउंड 4 क्वेश्चंस इन दिस गिवन टॉपिक। और उसके बाद ग्रेविटेशन, मैंने बोला था फॉर्मूले बेस्ड एक बार याद रख लेके जाना, एटलीस्ट फॉर्मूले बेस्ड कर लो। दिस वाज ऑन द 2 साइड, तो इसमें से अपने को एक बार 2 क्वेश्चंस दिखाई दिए इन द फर्स्ट सेक्शन। उसके बाद एंड दिस वन इज आल्सो वेरी 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 पॉजिटिव साइन भी बोला जाए, और एक तरह से एक एवरेज बच्चे के लिए वेरी गुड न्यूज भी था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में दिस टाइम अपने को 3 क्वेश्चंस दिखाई दिए। एंड थर्ड वन इज अबाउट योर मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इस बार अपने को दिखे 3 क्वेश्चंस। यानी रफली मैंने जो प्लानिंग लास्ट 1 महीने में बच्चों को जब ग्रैंड टेस्ट डिस्कस कर रहा था, मेरे बच्चों को मैंने रेगुलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे से क्वेश्चंस कराए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन कराया, रे ऑप्टिक्स से कराया, न्यूक्लियर फिजिक्स का ड्यूअल नेचर कराया, सेमीकंडक्टर्स करवाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कराया, लेकिन ग्रेविटेशन वगैरह नहीं कराया मैंने। तो रफली कितने क्वेश्चंस मैंने आप लोग को रफली कराया दिखे, ये 10, 14, 17, 19, 22, यहाँ हो गए 24 क्वेश्चंस। ओके बेटा, तो ये 24 क्वेश्चन तो आप लोग को किसी हाल में भी करके आना ही आना था बेसिकली। यानी अगर मैं इसका ले लूं बेसिकली 24 इंटू योर 4, तो कितने मार्क्स हो गए बेटा, 96 मार्क्स का पेपर विदाउट नेगेटिव मार्क। इतने क्वेश्चंस आप लोग को पार्ट 1 में तो करना ही करना था, पार्ट ए में से इतने क्वेश्चंस थे अपने। अगर मैं नेक्स्ट जा रहा हूं बेसिकली नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में, पार्ट बी में अपने को 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन करना चाहिए था। तो इसके अंदर जो था बेसिकली देखो, पार्ट बी के अंदर अपने को जो था ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक था, हीट ट्रांसफर पे 1 क्वेश्चन ही पूछा गया इस तरह से। फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली बोलता भी नहीं हूं बच्चों को लास्ट मोमेंट में करने के लिए, इस बार भी ज्यादा इसमें ज्यादा वेटेज नहीं था। फ्लूइड मैकेनिक्स में से सिर्फ एक ही और 1 क्वेश्चन पूछा गया था। रोटेशनल मैकेनिक्स में भी मैंने फ्रिज फॉर्मूले पढ़ने के लिए बोला था, वरना मैंने भी लास्ट मोमेंट में इस चैप्टर को एवरी टाइम अवॉइड किया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो 2 क्वेश्चन है इसमें। ये तो सीधा सीधा आप लोग को एक्सेप्शनली चले ही भी जाएगा, अगर आप नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यानी अगर आप पूरा रोटेशन मैकेनिक्स छोड़ के भी गए हो, फ्लूइड मैकेनिक्स भी छोड़ के गए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में भी इस बार ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, इसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। और केटीजी में तो कंपलसरी क्वेश्चन था, तो वो तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसमें से 1 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया। उसके बाद न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ये भी मैं ज्यादा रिविजन नहीं करा था क्योंकि बेसिक क्वेश्चन होता है, इसमें तो भी ज्यादा नहीं आया। दिस बार सिर्फ 1 ही क्वेश्चन दिखाई दिया। और उसके बाद एसएचएम होता है, एसएचएम भी बड़ा चैप्टर होता है, तो मैं एवरेज बच्चों के ये चैप्टर में रिवीजन के टाइम पे मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ। अगर हाँ वेरी गुड स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तो वैसे लोग बच्चे पूरा चैप्टर करके जाते हैं, तो वो अलग बात है। यानी सेकंड सेक्शन में अगर कोई बच्चा कर सकता था, एन एवरेज बच्चा अगर क्वेश्चन कर सकता था, तो वही था, एक हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन कर सकता था, इधर वो काइनेटिक एनर्जी का कर सकता था, या न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का कर सकता था। वर्क पावर एनर्जी के तो भी चांसेस थे, करता या नहीं करता था। यानी अपने इसके अंदर कितने क्वेश्चन करने थे,
10 क्वेश्चंस करने थे, या अगर आप नेगेटिव मार्किंग के बिना अगर आप क्वेश्चन पेपर को सिलेक्शन करते तो 3 4 5 इसमें 5 क्वेश्चंस आपको आराम से करने का मौका मिलता है। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट, यानी जो बच्चा कॉलेज में या कोई भी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में पढ़ता हो, जो फिजिक्स के मार्क्स 40 50 60 70 जो आते थे ना, वो बच्चों को मैंने कंसंट्रेशन करके लास्ट 10-15 दिन में जब मैंने मॉडल पेपर्स उन लोगों को करवाया था, बस यही टॉपिक पे उन लोगों को रेगुलरली पढ़ने के लिए भी रिपीटेडली बोला भी था मैंने, और रिवीजन भी करवाया था मेरी तरफ से भी। तो दिस वाज द क्वेश्चंस व्हिच यू शुड हैव बीन डन। तो इसके अंदर कितने थे बेटा, 5 into your 4, 5 4 से कितना है 20। तो पूरे कितने ही मार्क्स का पेपर ऑफ विदाउट नेगेटिव मार्किंग करके आते, 96 प्लस ऑफ योर 20, तो कितना हो गया बेटा 106, यानी 106 मार्क्स आपको विदाउट नेगेटिव मार्क ऐसे ही मिलते। यानी अगर आपका स्कोर 80 से लेके 100 तक है, दैट इज रियली डैम गुड क्वेश्चन दिस वन, ठीक है ना। तो दिस वन वाज द बेसिक कंडीशन। और मैंने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में भी ग्रेविटेशन भी करने के लिए बोला था, अगर कोई बच्चे इसमें से भी क्वेश्चन किए हैं, प्योरली फॉर्मुले बेस्ड भी था, तो दैट वुड हैव बीन रियली हेल्पफुल फॉर यू बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द पेपर। मैंने जैसा बोला था, अगर मेरे बच्चे किसी ने इस पैटर्न को फॉलो किया होगा और इस चैप्टर्स को लोग ने घट और मे बी स्ट्रॉन्ग बनाया हो या प्री बाई क्यूज अच्छी तरह से किया हो, तो ये क्वेश्चंस तो यूं ही करके आते, अगर वो लोग को पेपर करने का तरीका जैसा मैंने आप लोग को बताया था वैसा। यानी पहले मैंने बताया था कि पूरा पेपर एक 5 मिनट के लिए पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चंस कलेक्शन कर ले। तो पहले बोलता था बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर 1 पढ़ता, मेरा बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ता तो सीधा सीधा बोलता सर मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंसी उसने रिवाइज नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो उसको करने का मौका था। क्वेश्चन नंबर 4 ये ऑप्शन में था बेसिकली, और क्वेश्चन नंबर 5 फिर से उसको करना ही करना था बेसिकली। सो ये वो ट्राई करता, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करता, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करता, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ के आता, क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ता, क्वेश्चन नंबर 9 भी छोड़ता, क्वेश्चन नंबर 10 शायद वो ट्राई करता, क्वेश्चन नंबर 11 शायद वो ट्राई करता, क्वेश्चन नंबर 12 तो जनरली क्वेश्चन है वो भी कर सकता था बेसिकली बच्चा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 वो छोड़ के आता, क्वेश्चन नंबर 14 फिर बच्चा ट्राई करता, क्वेश्चन नंबर 15 फिर छोड़ देता, क्वेश्चन नंबर 16 वो उसको टिक करना चाहिए था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी उसको टिक करना है, क्वेश्चन नंबर 18 भी टिक करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का है, देन क्वेश्चन नंबर 21 करता, या एंड क्वेश्चन नंबर 23 तो यूं ही करके आता बच्चा, क्योंकि वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने के साथ पता चल रहा है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी करके आता। 25 सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करता। यानी इस तरह से अगर वो पेपर अगर वो छांट लेता कि मुझे कितने क्वेश्चंस करना है, तो शायद वो टफनेस से बच जाता है बेसिकली, शायद ये क्वेश्चन भी आराम से करके आता। 29 तो यूं ही करके आता है बेसिकली, वेरी रेगुलर क्वेश्चन है, बच्चे रेगुलरली करते हैं। 30 भी रेगुलर क्वेश्चन है, 31 भी रेगुलर क्वेश्चन है, 32 भी रेगुलर क्वेश्चन है। तो रफली देख लिए कितने क्वेश्चंस वो बच्चा आराम से, यानी जो एवरेज बच्चा है ना विदाउट मेहनत ये क्वेश्चंस कर सकता था। ये भी 34 भी कर सकता था, 35 तो मैंने बहुत बार क्लास में कराया था, 34 भी मैंने क्लास में कराया था, 32 भी मैंने क्लास में करवाया था रिवीजन में, 36 शायद वो कर पाता बेसिकली, 37 भी ये रेगुलर क्वेश्चन है, ये भी कर पाता। सेमीकंडक्टर्स का ये भी क्वेश्चन है, अगर बच्चे एनसीईआरटी से पढ़े हैं तो ये भी कर पाता था बच्चा सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 42 तो बच्चा नहीं करता, 43 भी नहीं करता, 44 भी शायद वो नहीं करता, देन 45 तो ऑनसी नहीं है, एंड 39 तो शायद मैंने तो बोला नहीं था करने के लिए, 40 भी शायद वो छोड़ के आता, 41 भी शायद वो छोड़ के आता, 42 43 44 45 भी शायद छोड़ के आता, 46 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, फिर 47 अगेन काइनेमेटिक्स का है, 48 ग्रेविटेशन का है, देन 49 अगेन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है, शायद ये इम्पल्स वगैरह देखा तो शायद वो कर पा सकता था, एंड क्वेश्चन नंबर 50 भी शायद वो छोड़ के आया था। तो रफली कितने क्वेश्चंस टिक कर लिया होना चाहिए था आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26, ठीक है। तो मैंने तो 26 क्वेश्चंस आप लोग ऐसे ही करके आते, तो 26 क्वेश्चंस आप लोग करके आते आराम से। यानी अगर फर्स्ट सेट में अगर इसको आप लोग अगर दिमाग में रख के करते, शायद आप लोग क्या चांसेस ऑफ डूइंग द पेपर वुड हैव बीन रियली 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 वेरी गुड। आई होप जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं शायद वो लोग ने इसको फॉलो अप किया होगा। अगर इसको फॉलो अप किया होगा तो उन लोग को 26 into 4 मतलब कितना, 104 मार्क्स तो यूं ही पढ़ते। यानी
अगर एक महीने के पैटर्न में, जैसा मैंने समझाया था बच्चों को कि आप लोग सिर्फ ये चैप्टर्स करके जाओ, तो अगर वो रेगुलरली अगर एक महीना भी अगर यही चैप्टर पे पढ़ा होगा या एटलीस्ट पीवाईक्यूज किया होगा, तो ये 104 मार्क्स में शायद एटलीस्ट 26 में से 20 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा करके ही आता, यानी 20 इंटू 4 यानी 80 मार्क्स तो मिनिमम आते, और उस बच्चे को 104 आते, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर। इस पेपर में अगर आपका 80 से 104 मार्क्स का पेपर में पैटर्न में आपका मार्क्स आ रहा है, देन रियली 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 दैट इज डैम गुड पार्ट ऑफ योर पेपर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन डन विद दिस पेपर बेसिकली, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिस इज द बेसिक वे यू नीड टू डू द पेपर। क्लियर फॉर एवरीवन? तो चलो अभी पेपर डिस्कशन के लिए चलते हैं बेटा हम लोग। चलो बेटा, जैसे हम लोग ने टिक किए थे क्वेश्चंस, उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ZXA undergoes a spontaneous decay in the sequence, यानी कि एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर ये है। एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो ऑब्वियसली सभी लोग को आंसर पता होगा, अगर ये एटॉमिक नंबर Z इज बीन डिक्रीज्ड बाय 1, इसका मतलब क्या हुआ? दिस हैज बिकम राइट नाउ फर्मी। व्हिच प्रोसेस बेटा राइट नाउ, कैन एनीवन टेल मी? अगर एटॉमिक नंबर इज बीन डिक्रीज्ड बाय योर 1, एटॉमिक नंबर इज बीन डिक्रीज्ड बाय योर 1, तो मास नंबर तो सेम रहेगा बेसिकली, तो यहाँ पर मास नंबर सेम ही है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर ये जरा मैं छोटा कर लूं, और तो ये हो गया मास नंबर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर ये, इजंट इट? तो मास नंबर तो सेम है। देन यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखिए Z-1 से Z-3 हो गया, दैट मींस डिक्रीज्ड बाय योर 2, then decreased by your 1, then D, where Z is the atomic number of element X. The possible decay particles in the sequences will be equal to your how much? I don't know how many of you have done this question right now बेटा। फर्स्ट वन के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? isn't it? एटॉमिक नंबर Z-1, Z-1, तो कौन सा प्रोसेस होगा जल्दी से बताओ, कौन सा प्रोसेस होगा, किसी को याद आ रहा है? Z-1 से Z-3, तो ये तो हो गया मेरा अल्फा पार्टिकल, सीधा सीधा, यानी बीच में मुझे अल्फा पार्टिकल आना चाहिए, तो फर्स्ट वन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही अपना आंसर होगा, तो ये हो जाएगा मेरा बीटा प्लस, ये हो जाएगा अल्फा, और ये वाला हो जाएगा बीटा माइनस, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो हम लोग ने फोर्थ तो टिक नहीं किया था, लेकिन फिर भी फॉर्मुला बेस्ड है, वो लास्ट में हम लोग आके कर सकते हैं बेसिकली। एंड फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, देखो जल्दी से। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियेट इज गिवन एज ऑफ फीवर 100 आवर्स, यानी टी हाफ दे रखा है मेरे पास कितना बेटा, टी हाफ इज इक्वल्स टू योर 100 आवर्स, isn't it? And the fraction of the original activity that will remain after 150 hours will be equal to your how much? After 150 hours will be equal to your how much? किसी को याद आ रहा? Isn't it? After 150 hours, यानी 100 hours में half life of a radioactive nucleus is nothing but 100 hours. So what fraction of original activity that will remain after 150 hours particulation? 150 hours मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 half life हो जाएगा। क्लियर है? किसी को आया क्वेश्चन? ये फॉर्मूला याद है किसी को? n is equals to n naught exponential to the power of minus of your lambda by t, or you can directly take the values of that one बेटा। n की वैल्यू यहाँ पर हो गई कितनी, 3/2, n की वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, n is equals to your, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास छोटा, n is equals to 3/2 and ये will be equal to your a naught by 2, isn't it? तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ बेसिकली, बेसिक फॉर्मूला क्या था, n is equals to your n naught 1/2 to the power of your n, याद है? So this will become for me n is equals to your n naught divided by this half life is becoming how much for me beta? This half life is becoming for me how much? 2 to the power of your 3/2. n की वैल्यू कितनी है? 3/2, and that will become for me n naught divided by root of your 8, and that will be equal to your a naught divided by 2 into root. So direct question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एंड रेगुलर क्वेश्चन है बेसिकली। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। A convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeters are being kept along the same axis. एक मेरे पास convex lens है जिसका focal length है मेरे पास 20 centimeter and another one is nothing but of your concave lens like this, और इसका focal length दे रखा है मेरे पास 5 centimeter और kept along the same axis, the being kept along your same axis with the distance d between them, यानी इन दोनों के बीच में की distance हो गई मेरे पास d. If a parallel beam of a light is falling, चलो a parallel beam of your light is been falling, ये हो गया parallel beam of your light,
कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके लिए तो कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर f1. इसको f1 ले लेते हैं और f2 ले लेते हैं. एंड फ्रॉम दिस वन दिस रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस वन, दिस रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस वन, सो दिस विल गो लाइक दिस. तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये f1 है तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया f2. क्लियर है बेटा? Is it clear? So if the parallel beam of light is falling on A, leaves the B as a parallel beam, isn't it? Then the distance D in centimeters will be equal to your how much? Can anyone tell me the answer? कितना simple question था देखो. D value will be equal to your how much for me? F1 plus of your F2. उन दोनों के बीच की दूरी. F1 कितना है? 20. This one is 5. That will be equal to 25 centimeter. 25 centimeter. आसान है कि नहीं? चलो नेक्स्ट वन चलते हैं बेटा, जो हम लोग ने टिक किया था. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोई बता सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लो. पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला बेस्ड है. मैंने बहुत बार बोला था बच्चों को करने के लिए भी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन डन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इट्स रियली वेरी इजी क्वेश्चन. इन योर पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ ईएमएफ. सो मेरे पास पोटेंशियोमीटर पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं बेटा. अपने को मालूम है दिस इज अ पोटेंशियोमीटर वाई. यहाँ पर एक सेल होता है पॉजिटिव और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्शन सेल होता है. एंड दिस वन इज बीन कनेक्टेड डाउन विथ योर बैटरी राइट नाउ. एक पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर कुछ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट क्या होगा, ऐसा होगा वायर. ये हो गया सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सम बेसिकली. इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्किट पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है, एक मिनट बेटा फोन आ रहा है, देख ले रहा हूँ. ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि पेपर सर पेपर सर, तो मैंने थोड़ा फैमिली के साथ बाहर चले गए. नहीं हाँ चलो उधर से क्वाइट डिफरेंट थिंग. इन पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल ऑफ योर ईएमएफ यानी E1 की वैल्यू है मेरे पास 1.5 वोल्ट. गिव्स ए बैलेंसिंग पॉइंट यानी ये L1 हो गया 36 सेंटीमीटर ऑफ द लाइन. इफ द अनदर सेल ऑफ योर ईएमएफ 2.5 वोल्ट रिप्लेसेस द फर्स्ट वन, यानी मैंने फर्स्ट वन को निकाला और इसके प्लेस में मैंने एक और एक रख दिया. और इसको मैंने जब किया गैल्वेनोमीटर से, इसका एक और एक बैलेंसिंग लेंथ आया और वो कितना आया L2. L2 is equals to how much? If another cell of EMF, इसका EMF दे रखा E2, E2 is equals to 2.5 volt, replaces the first cell, then what is the length of that fan? यानी L2 वैल्यू कितनी है? I hope everyone might have been done this question. अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करके आए, that means आपने कुछ नहीं किया साल भर, कुछ भी नहीं किया. आप अभी रिपीट भी करना चाह रहे हो तो भूल जाओ. बोल रहा हूँ ना, अगर इतना बेसिक क्वेश्चन अगर आपने छोड़ के आ गया तो मतलब I don't know what I need to tell you right now for this one. किसी को फॉर्मूला याद है बेटा? किसी को फॉर्मूला याद है? E is directly proportional to your, कितना सिंपल क्वेश्चन है. E is directly proportional to your L. So it is E1 by your L1 is equals to E2 by your L2. है कि नहीं? तो अपने पास E1 है, अपने को निकालना है L2. So L2 will be equal to your E1 by E1. L2 यहाँ पर चले जाएगा. So this will be equal to your how much for me बेटा? E1 divided by E2 into your L1. ठीक है ना? तो E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 डिवाइडेड बाई ये तो हो गया 2.5 इंटू L1. L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर. तो सब कुछ 36 सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर्स में रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए. सो सी हाउ मच आई एम गेटिंग 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू योर 36. बताओ जल्दी से कितनी को, किसी कुछ आया? कैलकुलेशन बेस्ड है बताओ, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा कैलकुलेशन. हाउ मनी? वेटिंग कर लोगे? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा यार. कितना आ रहा बेटा? L2 बराबर है लिखा मैंने. L2 यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये मैंने कैलकुलेशन डाल दिया गलत, मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर. तो दिस वन विल बी इक्वल टू L2, इधर चले जाएगा. तो दिस इज योर L2. एक मिनट बेटा, ये हो गया L2. L2 अगर ऊपर चले गया तो ये बन गया E2 इंटू योर L1 डिवाइडेड बाई योर E1. यानी E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? E2 की वैल्यू है 2.5. 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू L1. L1 कितना दे रखा है मेरे पास? 36 सेंटीमीटर. क्लियर है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, तो कितना है बेटा? सो दिस विल बिकम 250 डिवाइडेड बाय 150.
तो ये बन जाएगा मेरे पास π/3 into your 36, ठीक है ना। सो दिस विल कम आउट फॉर मी 60 सेंटीमीटर्स, ये हो गया 60 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट वन, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन x डायरेक्शन, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field vector? We know that electric field और magnetic field vector मैंने electromagnetic waves में भी पढ़ाया था। अगर ये x axis है, ये y axis है और ये z axis है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सबके बीच में एंगल कितनी होती है बेटा, 90 डिग्रीज, isn't it? तो यहाँ पर बोला फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन x डायरेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटिंग, यानी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है x डायरेक्शन में, दैट मींस दिस वेव इज मूविंग इन x डायरेक्शन। अगर ये x डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से है और एक वैल्यू जो है ना ये इस तरह से, isn't it? तो इन दोनों का सबका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, सो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो रिजल्टेंट विल ऑलवेज गो इन योर एक्स एक्सिस। आई कैप प्लस जे कैप, ये तो नहीं होगा बिकॉज इट शुड बी योर, व्हाट इज द रिलेशन बेटा, ई बाई योर सी इज इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन आना चाहिए, सो माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ योर के, isn't it? माइनस अगर जे है प्लस के है, हाँ, तो इसके लिए रिजल्टेंट विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा, एक्स डायरेक्शन, माइनस के माइनस जे और माइनस के, इसके लिए भी और एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, आ गया सभी को, इज इट क्लियर? सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर, सो दिस विल बी द सेकंड, किसी ने करेक्टली कट कर दिया। चलो नेक्स्ट वन, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग द जीरो डाइपोल मोमेंट, acquires a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges, acquires a dipole moment only when magnetic field has been absent, and having a permanent electric dipole moment। आप लोग ने केमिस्ट्री में भी 1 से 4 बार पढ़ा होगा बेसिकली, सो दिस इज नथिंग बट the one which is having a zero dipole moment नहीं होगा। polar molecules क्या है बेटा, p is equals to mod of q into distance between them 2l is a dipole moment, it is having the zero dipole moment, no, positive negative रहेगा, and it requires a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of the charges, no, acquires a dipole moment only when no, having the permanent electric dipole moment, this is your correct option। ठीक है, चलो उसके बाद 13 तो आप लोग छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बेटा, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द चूज, रूट मीन स्क्वायर, ये तो एकदम घटिया क्वेश्चन, आप लोग तो आराम से करके आ चुके होंगे बेसिकली, इज जस्ट आस्किंग द बेसिक फॉर्मुलेस, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर मॉलिक्यूल्स, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ योर गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने तो ये n नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाया था। कैन एनीवन टेल मी द आंसर फॉर दिस वन? किसी को याद है? किसी को याद है? अगर ये क्वेश्चन नहीं करके आए मतलब आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है बेटा, उतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेसिकली, उतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कोई बोलेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी से बता दो, रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्यू, ये मस्ट बी क्यू, ये मस्ट बी क्यू किस किस के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो ये चले गया मेरे को और ये चले गया, बचा किस ना, सेकंड एंड थर्ड में ही। चलो नेक्स्ट वन चलते हैं बेसिकली, ये हो गया क्यू, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल यानी बी, बी विल बी इक्वल टू 1/3 nmv स्क्वायर, क्लियर है, तो बी पी है तो इसमें भी है, बी आर है तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी चलेगा, तो बचा कितना, बस बाकी को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सो सी का वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली ऐसा आ जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ऑब्वियसली आर है, सीधा सीधा हो गया बात। देन मैंने तो 15 कनेक्ट नहीं किया, 16th वन देख लो बेटा, लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर इज बेस्ट सिचुएटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लास्ट मैंने जब मैराथन किया था उसके अंदर मैंने ये बोला भी था बेसिकली, लार्जर अपर्चर विल कंट्रीब्यूट अ लार्ज अमाउंट ऑफ योर विजिबिलिटी, यानी जितना ज्यादा बड़ा ये अपर्चर होगा उतने ज्यादा रेस इसमें जा सकते हैं, तो अपने को क्लैरिटी ऑफ इमेज बहुत ज्यादा इजी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर फॉर दिस वन, and a large area of objective enclosure better light gathering power, that is also correct. A large aperture provides a better resolution, obviously that is also correct. So all of the above, तो आपको आंसर लिख के आना क्या है बेसिकली, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो all the above must be the answer for this one। okay, so the fourth one must be the answer for this one। चलो 17th one, an electron concentration in an n-type semiconductor is the same as a whole concentration in a p-type semiconductor. An external field has been applied across each of them. Compare the currents in them basically. तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है बेटा? Easy question अभी,
Electron concentration in n-type semiconductor is same as in hole concentration in the p-type semiconductor. Yani number of your electrons in your n-type is equals to number of your holes in your p-type semiconductor as part of relation, isn't it? An external electric field has been applied across them, then compare the currents in them basically. Semiconductors क्या है बेटा, कोई बताएगा? Current in n-type will be equal to, options दे रखा है, current in n-type is equals to current in p-type. Current in p-type is greater than current in your n-type. Current in n-type is greater than the current in your p-type. No current will flow in the p-type of your semiconductors. देखो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड जब जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे, एक करंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग. करंट किसकी वजह से फ्लो होता है बेटा? होल्स के वजह से कि चार्जेस की वजह से? चार्जेस वाज यानी n type is responsible for that one. So current in your n type semiconductor will be more compared to the current in the p type semiconductor. थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन देख लो बेटा. A nucleus with a mass number 240 breaks into two equal fragments part of relation. तो ये अगर आप लोग को देख ले रहे हैं बेटा, एक मिनट जरा, कॉल आ रहा है. 18th वन देख लो बेटा. A nucleus with the mass number 240 breaks into two fragments. Each of mass number कितना दे रखा है? 120. The binding energy per nucleon of the unfragmented nucleus is 7.6 mega electron volt, while that of the fragment is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in this process, again sample question. Total binding energy of the products कितना दे रखा है बेटा? 8.5. और कितने fragments में वो break हुआ? 2 fragments में. So it is 120 into 2. क्योंकि each fragment का mass number कितना है? 120. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है बेटा? 240. और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7.6. इसका आप कैलकुलेशन कर लो बेटे, कलर रफली इसका गेन आ जाएगा बेसिकली. इट इज 8.5. इज आस्किंग राइट नाउ गेन इन बाइंडिंग एनर्जी. गेन इन योर बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू योर 8.5 इंटू, ये कितना आ रहा है? थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, वरना आराम से आप लोग करने वाले क्वेश्चन है बेसिकली. तो ये देखो कितना है? 8.5 इंटू दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 120 into 2. So yeah, Jara sum around for me. This one is 2040. This one is minus, isn't it? So the next one is nothing but equal to your 240 into your, iski binding energy is 7.6. So this one is coming 1824. Okay? So this one is 2040 minus this one is nothing but of your 1824. So that is coming out for me 216 mega electron volt. Fourth one is the answer for this. Clear है? आई होप एवरीवन ने इस क्वेश्चन को किया होगा. रेगुलर क्वेश्चन है, आप लोग जब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगे तो ऐसे वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक में तो किया ही किया होगा. 19th हम लोग ने टच नहीं किया, देन 18th भी हम लोग ने टच नहीं किया, 18th नहीं हम लोग ने किया, 19th वन ने टच नहीं किया. उसके बाद 20 के बाद होता है 21. 21 तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. कैपिटल E and कैपिटल G represents denotes the energy and gravitational constant, then E by G will be equal to how much? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एनर्जी इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर t पावर -2. कोई भी एनर्जी ले लो, यानी पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ mg इंटू h, मास का डायमेंशन m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt पावर -1 into h, that is nothing but equal to your ml square -2 है, सॉरी दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर एल. तो ये हो गया मेरे पास m इंटू एल स्क्वायर टी पावर -2 एनर्जी. ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास? F इज इक्वल्स टू G इंटू योर m1 m2 डिवाइडेड बाय योर d स्क्वायर. तो G का हम लोग को निकालना है. G इज इक्वल्स टू योर F इंटू योर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर m1 एंड m1 आर सेम, सो दैट विल बी इक्वल टू योर m स्क्वायर. तो मैं ग्रेविटेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर. इसको मैं जरा मेट ले रहा हूँ यहाँ पर. आई विल रब इट आउट दिस वन. और ग्रेविटेशन का हो गया फोर्स ml पावर -2 into d is nothing but l square divided by this one is m square. तो m और a square चले गए. This one is m power -1. This is nothing but of your l cube t power -2. तो g का डायमेंशन आया मेरे पास m power -1 l cube t power -2. एकदम फालतू क्वेश्चन. So e by your g that is m l square t power -2 divided by m power -1 l cube t power -2. तो -1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया m स्क्वायर. m स्क्वायर किस किस में है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में है. तो ये तो चलेगा, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ये दो में से कोई भी नहीं होगा. देन l क्यूब ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज l स्क्वायर, दिस इज -3, देन दिस वन इज t -2, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर +2, isn't it? So that will become for me t0.
तो T0 किस में है बेटा, मेरे पास इसी में है, तो जहाँ पर -2 + 0 तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? 2 - 1, this will be -1, ठीक है, this one will be m square l power, this is -1 t power 0। क्लियर है? स्प्रिंग का तो हम लोग ने किया नहीं था, और ये वाला तो एकदम फालतू क्वेश्चन है अगेन। कॉलम 1 गिव्स द सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद इट। तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है ना? Column 1 gives the certain physical terms associated with the flow of the current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving the electrical quantities. Match the column 1 and column 2. Oh, very good question. So, relaxation period of time, current resistivity, current density. Current density मतलब represent करो किससे? J से. Current density मतलब क्या बेटा? Current is nothing but equal to your current density is current flowing through your unit area, isn't it? Current flowing through your unit area part of relation. Clear है? Then conductor है ना बेटा, physical term also current flowing through your metallic conductor. So current drift velocity is nothing but ये तो drift velocity हो गया, A के लिए R, A के लिए R, सभी में A के लिए R है, चलो वेरी गुड। electrical resistivity, relaxation time and current density, ठीक है ना? तो अब मेरे पास देखो क्या क्या है इसमें, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड इज गिवन बाय द टाउ, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू योर J. So current density I can write in terms of your V now. This one is nothing but of your V now. So ये and ये gets cancelled. This is drift velocity. तो current density हो गया drift velocity, charge of electron into your N. So NeVd. So current density will be, यानी D will be equal to your Q. D किसके लिए Q है? इसके लिए, तो ये निकल गया और ये भी निकल गया, तो बचा कितना? AR, फिर और एक भी करना पड़ेगा बेटा मुझे, सीधा सीधा करंट डेंसिटी आ गया और D भी आ गया, दोनों के लिए सेम है और इसके लिए भी सेम है, और एक करना जरूरी है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी is E by J, isn't it? Electrical resistivity is nothing but of your E by J, यानी B will be S, B will be your S, तो B चले गया तो A will be the answer। वेरी गुड, ये क्वेश्चन किसी ने करेक्ट किया हुआ इसका। चलो, a dipole is being placed in an electric field as shown. In which direction will it act? Okay, direction of the dipole moment is always from where to where beta? Negative to positive. This is your dipole moment. Electric field is in the opposite direction, isn't it? Electric field is in the opposite direction, and dipole moment है इस direction में और electric field है इस direction, isn't it? So a dipole is being placed in electric field as shown. In which direction will it move? Towards the left as its potential energy will increase, towards the right as its potential energy will decrease, towards the left as its potential energy will decrease, towards the right as its potential energy will increase. So in the front direction the potential energy is decreasing, in the front direction the potential energy is decreasing for me, isn't it? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्रंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे सामने बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, बेसिकली वी नो द रिलेशन फॉर द एनर्जी बेटा, फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, तो फर्स्ट वन तो नहीं होगा, सेकंड वन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, सेकंड तो थर्ड वन में भी डिक्रीज है, तो फोर्थ ऑप्शन भी चलेगा, यानी सेकंड एंड थर्ड में होना चाहिए। टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिलेशन, सो क्या हो जाएगा? इट विल बी टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग। 25, consider the following statements A and B and identify the correct order. Xenon diode is connected in the reverse bias when it is used in the voltage regulator. Obviously, you know that it is always connected in the reverse bias. The potential barrier of the PN junction diode lies between 0 to your 1 volt to 0.23 volt. 9. कितना होगा potential barrier बेटा? Potential barrier will be equal to how much for me? Lesser than that one. So potential barrier is nothing but the junction in which we are having immobile what do you call that one, electrons and as well as of your holes part of relation. So correct, A and B are correct bol raha hai basically. No, A and B are not correct for me right now. So A is no doubt correct, A is correct and B will be your incorrect. So B is your incorrect, and third option will be the answer for this one, isn't it? इसके लिए कितना होगा बेटा? 0.7 वोल्ट से लेके 0.3 वोल्ट, isn't it? So this must be the relation. चलो
स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, मैंने मैराथन में भी इसके लिए करवाया था स्क्रू गेज का क्वेश्चन। सो स्क्रू गेज का क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रू गेज गिव्स मी following reading when used to measure the diameter of a wire. Very good. Main scale reading दे रखा है, MSD दे रखा है, MSD is given as of your 0 mm. Circular scale reading is given as 52 divisions. Given that 1 mm on the main scale corresponds to, okay, 1 mm, sorry, 1 mm is corresponding to your 100 divisions beta. On the circular scale, the diameter of the wire will be equal to how much? Diameter कितना है पूछ रहा हो बेसिकली, किसी को याद है बेटा? ये पहले इसका लीस्ट काउंट निकालो, उसके बाद हम लोग उसकी कहानी पढ़ते हैं। बेसिकली लीस्ट काउंट निकालो, इसका लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 1 mm divided by, because 1 mm is equals to 100 divisions ना, so divided by your 100, यानी this will be 0.01 mm. ऐसे कितने डिविजन है मेरे पास? 52 डिविजन, यानी 52 into 0.01, so that will be equal to how much बेटा? 0.52 mm आएगा, यानी this will be 0.052 सेंटीमीटर आएगा, so 0.052 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन will be the answer. चलो 27th में तो हम लोग ने टिक नहीं किया था। 28th क्वेश्चन, यानी देखो यही पेपर करने में अपने को टाइम लग जा रहा है, समझ में आ रहा? अगर जो बच्चा रेगुलर क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, अगर वो पूरा पेपर करते बैठेगा तो उसके लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि लेंथी हो जा रहा है, पेपर पढ़ के समझ के करने में टाइम लग जा रहा है बेसिकली, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 28, a parallel plate capacitor, you got a parallel plate capacitor has an uniform electric field of your E. Very good. Uniform electric field of your E in the space between the plates. If the distance between the plates is nothing but of your D, so ये हो गया parallel plate capacitor. इन दोनों के बीच में की distance कितनी है? D. If the distance between the plates is D and area of each plate is nothing but of your A, energy stored in the capacitor will be equal to how much? Energy का formula कितना बेटा? Half into C into V square, isn't it? And a parallel plate capacitor has an uniform electric field. इसके अंदर एक uniform electric field है, that means it is connected to your potential, that is nothing but V. Relation between electric field and electric potential is how much better? E is equals to your how much for me? V by your D, isn't? यानी V will be equal to how much for me? E into D लिख सकता हूँ मैं. So can I write that one as of your E into D? So substitute that one. So U is equals to your, this one will be equal to half into your, C is equals to epsilon naught into A into D into your V square. V square is nothing but E square into your D square. So ये D और E square चले गए. So U is equals to half into epsilon naught A into your E square. So what will be the answer for this one beta? Half into epsilon naught into E square into A into dB है ना, एक dB है ना स्क्वायर में, तो थर्ड ऑप्शन will be the answer. 29, अब ये तो एकदम क्वेश्चन है जो रेगुलरली मैंने भी करवाया था क्लास में भी. An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function if m is the mass of the photoelectrons emitted from the surface and has a de Broglie wavelength of lambda d, then what is the wavelength of that one? Very simple question. मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया था बेटा. Energy will be equal to how much बेटा in terms of momentum? Energy will be equal to your p square by 2 into your m, यानी momentum will be equal to under root of your 2 into your m into your kinetic energy, isn't it? De Broglie wavelength पूछ रहा है, यानी lambda is equals to your h by your p, isn't it? In terms of your mass part deflection, यानी kinetic energy will be equal to your m, this one right now, तो हो गया बराबर. तो कितना होगा बेटा? That will be equal to your h divided by, ये हो गया under root of your 2 into your m into your kinetic energy. Okay, हम लोग को निकालना क्या था? De Broglie wavelength ही निकालना है ना. So it is h by 2m into your kinetic energy. Kinetic energy नहीं दिया. m is the mass of the photons emitted from the surface and has a de Broglie wavelength. यानी I can write kinetic energy as nothing but energy. Energy will be equal to how much for me बेटा? hc divided by lambda. तो मैं इसको लिख सकता हूँ wavelength, de Broglie wavelength will be equal to your h divided by under root of your 2 into your m into energy is equals to hc by your lambda. ठीक है. Electromagnetic wave is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If m is the mass of photoelectrons emitted from the surface and has a de Broglie wavelength of this one. हाँ, ये देखो कितना हो जाएगा, और एच सी लैम्बडा डी कैलकुलेशन कर लो एक बार, देखो कितना आ रहा है.
Kinetic energy हो गया p square by 2m. Energy will be equal to your mass into energy of your photon will be equal to your m into your c square. ठीक है ना? So that will be equal to your how much? Energy is equals to half into m into v square. Kinetic energy is equals to half into m into v square. Energy is also equal to p square by 2m. And this one is your HSC. Lambda energy is nothing but HSC by lambda. Energy is nothing but of your p square by 2 into your m, isn't it? HSC by lambda p square by 2 into lambda. थोड़ा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, शायद टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है ना. HSC by lambda p square by 2m. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p square is nothing but how much for me बेटा? p is nothing but momentum. So momentum यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p is equals to h by lambda, यानी ये हो जाएगा h square by your lambda square, isn't it? ये de Broglie wavelength है. This is the wavelength of the energy of the electromagnetic wave into your 1 by 2 times of your m. 1 by 2 times of your m. ठीक है, तो कुछ करता है दिखाई दे रहा है बेटा, स्क्वायर और ये h चले गया, isn't it? तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये बन गया c by over lambda is equals to h by your wavelength lambda d square into your 1 by your 2m, यानी lambda into your d square will be equal to your this will become for me h into lambda divided by 2m into c, यानी lambda will be equal to your कितना आ रहा बेटा? Yeah, lambda d. So lambda can be written as of your 2m into c divided by your h into your lambda into d square. So this will be equal to lambda into d square. Third option will be. So 2m into c divided by h, 2m into c divided by h, lambda d, lambda, isn't it? तो थोड़ा ऑप्शन आंसर आना चाहिए, तो है ना बेटा? या थोड़ा ऑप्शन आंसर है, वेरी गुड. थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं. Anyhow, 30 देखो बेटा, find the value of an angle of emergence from a prism. Refractive index of the glass is given as of your √3. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. आई होप एवरीवन माइट हैव बीन डन दिस क्वेश्चन. ये तो नॉर्मल है, तो ये जैसे ही इस पे इंसिडेंट करेगा, इसका एंगल यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही गिरेगा, देन ये इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से, isn't it? अब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? ये 30 डिग्रीज है, isn't it? अगर ये 30 डिग्रीज है, so this will be equal to your 90, isn't it? If this is 90, this will become how much for me beta? 60. So this will become for me 30, isn't it? So if I'm writing the relation right now, mu is equals to sine of your I divided by your sine of your R. Refractive index of the prism is given for me how much beta? Going from your rarer medium to denser medium, find the value of the angle of the prism from the prism. Refractive index of the glass is been given for me. So it is mu1 into your sine of your I is equals to mu2 into sine of your R. This is 1 into your sine of your I is equals to mu into sine of your R, isn't it? So it is sine of your I divided by sine of your R. Refraction is happening in denser medium, na? So this will be become for me sine R by sine. Sorry, इसको हम लोग लिख लेना है sin R by sin, ठीक है ना? So this will be equal to sine of your R divided by your sine of your I. That will be equal to your 1 by mu. Anyhow, basically that's not a problem. So sine I है ना, sorry, sine I divided by your sine of your R, that will be equal to 1 by mu. So sine angle of incidence कितना दे रखा है? 30 degrees divided by sine of your R, value of angle of emergence पूछ रहा है ना, is equals to 1 by your √3, isn't it? So sine 30 is nothing but 1 by 2 divided by sine of your R, that is equals to 1 by √3. तो sine R आ गया √3 divided by 2, यानी R will be equal to how much बेटा? Sin 60. So sin 60 will be equal to your √3 by 2. Directly formula based question. First question will be the answer for this. And 31 is also direct question. The equivalent capacitance of the combination shown in the figure will be equal to your how much? Okay.
So what is an equivalent combination for this one? आया किसी को बेटा? चलो कितने जनों का आंसर? एनीवन? क्या लॉजिक लगाओगे? दिस वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर बेटा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दो पैरेलल हो गए, सो दैट विल बिकम फॉर मी हाउ मच? 2C. बस, चलो क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगेन यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन. फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ योर एनर्जी. कितने की बार मैंने क्लास में भी कराया था, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जब मैंने बोला था, इसको करने का भी मेथड हम लोग ने बहुत क्लियरली बताया था. तो डायमेंशंस ऑफ योर एनर्जी. So energy is depending upon directly proportional to force. Energy is directly proportional to acceleration. Energy is directly proportional to your time. यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू योर एक्सेलरेशन इनटू योर टाइम, isn't it? So आप लोग कर लो. So energy is equals to फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा? m l t पावर ऑफ -2, एक्सेलरेशन इज l t पावर -2 इनटू टाइम इज नथिंग बट इक्वल टू t. तो एनर्जी इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी? m l square t पावर -2 that is equals to m this one is say power a, this is b and this is your c, which formed as a, so this is nothing but m to the power of your a ले लेता हूँ, and this is L to the power of your A. Then I'll write here L right now. This is nothing but of your A. Then A is nothing but equal to your this one. The next one is nothing but of your L. L to the power of your A. L to the power of your B. So it is your A plus B. Then T to the power of -2A. Then minus of your 2T. And this one is nothing but plus T. So equate the powers. A will be equal to your how much one? A is equals to 1. A plus B is equals to your 2. And minus 2A minus of 2. This one is nothing but B minus of your 2B plus of your C. So plus of your C must be equal to your how much for me? -2. ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. बेसिकली मैंने कर नहीं रहा हूँ, बेसिकली आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा. 33 तो मैंने टिक नहीं किया. उसके बाद 34 देखो बेटा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in your series combination? चलो इसको हम लोग कर सकते हैं बेसिकली बेटा. Effective resistance of a parallel combination that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is given as of your 0.25 ohm for me. And what is asking is what will be the effective resistance if they are connected in your series combination. So we have got your 4 wires right now in parallel combination, isn't it? इसका R effective कितना दिया? सेम मटेरियल, इसका R effective दे रखा है 0.25 ohms, isn't it? What will be the effective resistance if they are connected in the series combination? Of all of them are connected in series combination. This is one, this is one, this is one, and this is one, isn't it? बोलो कितना होगा? Effective resistance of the parallel combination that consists of 4 wires of equal length and equal area of a cross section and same material is given as of your 0.5 ohms, and R effective will be equal to your R by your N. R effective कितना दे रखा है बेटा मेरे पास? 0.25, that is equals to R divided by N कितना दे रखा है? 4. तो कितना हो जाएगा? 0.25 into 4 is equals to capital, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितने जनों का आंसर ये? अरे यार बोलो कोई तो भी. नहीं मालूम? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार. ईच का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा? 0.25 मतलब कितना? 1/4, 4/4 चले गया तो ईच का रेजिस्टेंस हो गया 1. तो इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1. सो आर इफेक्टिव विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा? 4 ohms. 4 ohms विल बी द आंसर. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है.
The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers a power of 3.3 into 10 to the power of -3 watts will be equal to how much? मैंने रेगुलरली जब मैंने ग्रांड टेस्ट करना सिखाया था तो उसमें भी ऐसा वाले क्वेश्चंस आए थे. आई होप वहां पर भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. करने का भी मेथड मैंने आप लोगों को भी बताया था बेसिकली. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन डन. अगर आप लोग ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to your hc by your lambda into a number of photons. Energy per your time, that is your energy. The number of photons per second, number of photons per second, yani energy per your time. Number of photons per second on average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power. So power is equals to your energy divided by time. Energy के पास कितने number of photons है? n into hc divided by lambda into your t. ठीक है ना? तो when it delivers a power of this much, the number of photons per second on average emitted by the source will be equal to your how much? Okay, n निकालना है अपने को. So n will be equal to p into lambda into t divided by h into your c. ठीक है ना? अब p की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.3 into 10 to the power of -3. थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है. वेवलेंथ कितना दे रखा है? 600 नैनोमीटर्स. सो दैट विल बी इक्वल टू 600 नैनोमीटर्स ही दे रखा ना यार. सो दैट विल बी इक्वल टू 600 into 10 to the power of -9, isn't it? Into what will be the time? Into time is nothing but equal to your per second, यानी 1 divided by h. h की वैल्यू कितनी है? 6.6 into 10 to the power of -34. The velocity of light is 3 into 10 to the power of your 8. तो इसमें से कर लो, आपको आराम से आंसर आ जाएगा. So 3.1 za 3.2 za. ठीक है ना? So this one will become for me 2 3 is 6, isn't it? This one is 2 3 is 6. Powers कुछ हो सकता है क्या? देखो 10 to the power of -3 into यहाँ पर 6 into 10 to the power of 2 into 10 to the power of -9 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 into 10 to the power of -34 into 3 into 10 to the power of 8. ये 6 2 3 is 6, ये भी चले गए. खाली आंसर पावर में आ रहा है बेटा. सो दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power of your -3, 10 to the power of your +2, 10 to the power of -9. This will become for me 10 to the power of -9. This is your +2 -9 +34 ऊपर चले जाएगा, minus of your 2. ये +2 -2 चले जाएगा. So this one is your how much for me? 10 to the power of, एक बार देख लो जल्दी से, 10 to the power of -3 -9 plus of your 24. So that will be equal to your 10 to the power of -7. That will be equal to 16. ठीक है, 10 to the power of 16 दिखाई दे रहा है भाई. चेक कर लेता हूँ. हाँ, 10 to the power of 60. 36. Three resistors having the resistance R1 and R2 and R3 are connected as shown in the figure. The ratio I3 by I1 of the current in terms of resistance used in the circuit will be equal to how much? ये थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड है, यानी एवरेज बच्चा तो करना बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन को. यू नीड टू टेक सम टाइम एंड ट्राई टू डू इट आउट. एक बार आप लोग ट्राई करो, नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी नो. तो यहाँ पर करंट कितना? I1, ये गया I2 और ये गया I3. करते हैं बेसिकली, इसको होल्ड में रख लेके फिर आते हैं. उसके बाद जाएंगे हम लोग 37 को. 37 is right now for me. A point object is being placed a distance of 60 centimeters from a convex lens of your focal length 30 centimeters. If the plane of the mirror is being put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeters from it, the final image would be formed at a distance of your how much for me? So I can use the lens formula for this one beta. 1 by v minus of 1 by u is equals to 1 by f. Focal length दे रखा है, distance between them दे रखा है. Focal length is given as of your 30 centimeters and the distance of that one is given as of your how much for me? 60 centimeter from the convex. Point object is being kept. This is a point object right now. It's been to a distance of 60 centimeter from the convex mirror of focal length 30 centimeters. Okay, तो यहाँ पर आ गया मेरे को object distance is right now for me 60 centimeters. Focal length is this much. So 1 by v minus 1 by u में this is 1 by v minus of minus, ये minus 60 होगा, minus of minus, this will become for me 1 by 60. Focal length will be equal to your 30. तो ये कितना हो जाएगा? 1 by v is equals to 1 by v is equals to 1 by 30 minus 1 by 60. तो ये हो जाएगा 1 by 60, isn't it?
So that will be equal to how much? It would be a real image again. 20 centimeter from the lens, it would be a real image. 30 centimeter from the lens, it would be real image. 30 centimeter from the plane mirror, it would be a virtual image. 20 centimeter from the plane mirror, it would be a virtual image. Okay. What is asking? The final image formed at a distance of your how much? Final distance of the mirror is at 40 centimeter. बेटा final image is formed at your 60. अगर mirror नहीं होता तो 60 centimeters पे पड़ता. तो अगर मिरर नहीं होता तो 60 सेंटीमीटर में पड़ता. तो व्हाट इज आस्किंग? फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड इट वुड बी अ रियल इमेज. 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 60 है. दिस इज 20. तो 20 सेंटीमीटर अवे. हाँ, तो कितना हो गया बेटा? फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द मिरर 20 सेंटीमीटर होगा. Image will be a real, no doubt. Focal length कितना है उसका? 30 centimeter. So it will be a real image and it will be a 20 centimeter from the lens. ठीक है? तो 38. चलो, ये तो भी आप लोग करे होंगे. This is your low. This is nothing but of your high. And this one is again low. And this one is your high. This one is low. This one is high. And this one is low. So this one will be low. This one will be low. This one is high. This one is your high. This one is your low. And this one is your low. यानी अगर मैं इसका इनपुट्स ले रहा हूँ बेसिकली, और इसका कितना हो जाएगा बेटा? ये भी हाई है, ये भी हाई है. दिस वन इज 0. दैट मींस दिस वन इज लो, दिस वन इज लो, दिस वन इज हाई एंड दिस वन इज हाई. इसलिए यानी इसका इनपुट्स अगर मैं ले रहा हूँ, ये का इनपुट मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ. So this will be low, this will be low, and this will be high. High is nothing but 1, low is nothing but 0, low is nothing but equal to 0, isn't it? तो अगर ये 0 है तो ये भी इसका इनपुट 0 है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका इनपुट यहाँ पर 0, इसका इनपुट यहाँ पर 1 है. तो 0 एंड 0, इसका आउटपुट कितना हो जाएगा? 0. 0 एंड 1 इसका नॉट है बेसिकली, isn't it? 0 1 and will be equal to or not. तो ये कितना हो जाएगा? 0, that is nothing but 1. 0 and 1, this is an OR gate, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1. तो कितना हो जाएगा बेटा? आंसर कितना आ रहा है देखो जल्दी इसका अपने को. आउटपुट इज नथिंग बट इक्वल टू और 1. तो 0 0 1. तो डाटा के हिसाब से चलते हैं. फर्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर 0, A 0, B 0 एंड C इज नथिंग बट ऑफ योर 1. 0 0 1. 0 0 1. हाँ, तो वैसे अब लेके चलो. उसके बाद 0 0 1 लाइक दैट यू कैन गो ऑन टेक एंड ट्राई टू डू द फॉर्म. उसके बाद गिवन डाटा के हिसाब से 1 0 1 1 0 1. ठीक है ना? जरा डाटा डाल के कर लो, आराम से निकल जाएगा आपको. ठीक है ना? समझ में आया? पहले मैंने लिया देखो L इज नथिंग बट 0, तो ये मैंने लिया 0, फिर ये लिया 0, फिर ये लिया 1. 0 0 1 0 0 1. फिर उसके बाद आप और एक पेन से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. ये देखो उसके बाद आप क्या लोगे? L इज इक्वल्स टू 1 लोगे, उसके बाद 0 लोगे, फिर उसके बाद 1 लोगे, फिर उसके बाद और एक नंबर ले लो, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0, उसके बाद 1 और उसके बाद 0. ऐसा आप डाटा देख के आप लोग लिख लो, आपका आंसर निकल जाएगा उसका. ठीक है ना? क्रॉस चेक कर लो, मैं कर नहीं रहा हूँ उसको. उसके बाद मैंने देखो कितना सिलेक्शन करने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है बेसिकली. ठीक है. 46 क्वेश्चन नंबर 46. दिस टाइम फिजिक्स इज रियली गोइंग टू डिसाइडिंग सब्जेक्ट बेटा. मेरे को तो लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जब ने पेपर देखा था ना, देखने के साथ ही बोला था कि इस बार बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से तो बहुत ज्यादा पेपर इजी जाएगा. अब इसमें तो पेपर इज नॉट दैट इजी एंड नॉट दैट हार्ड आल्सो, बट अगर आप सिलेक्शन नहीं कर सकते पेपर करते बैठोगे ना, तो मिनिमम मार्क्स भी आना मुश्किल है. यानी इस बार फिजिक्स में स्कोरिंग 60s एंड 70s इज आल्सो बिट टफ, isn't it? अगर आप बच्चा सिर्फ अगर सिलेक्शन करके यही क्वेश्चंस अगर शायद करे, तो then only there are some chances that he or she can do some good questions related to this one. वरना सीधा सीधा मार्क्स आने का बहुत मुश्किल है इस टॉपिक में. चलो 27 ड्रॉप्स.
ऐसे मेरे पास 1 2 3 4 अप टू 27 ड्रॉप्स है। अब इन चार्ज एट योर 220 वोल्ट, यानी पोटेंशियल इज नथिंग बट ऑफ योर 220 वोल्ट। ओके, दे कंबाइन टू फॉर्म वन बिगर ड्रॉप। ओके, दे कंबाइन टू फॉर्म one bigger drop Kepler. So capital volume will be same, that n times of your V will be equal to your original volume. So n into 4 by 3 pi into your small r cube will be equal to 4 by 3 pi into capital R cube. 4 by 3 and 4 by 3 will get cancelled, and pi also will get cancelled. तो इसका होगा n times of small r cube will be equal to Kepler, यानी Kepler will be equal to n to the power of 1 by 3 into small r. ये रिलेशन आप लोग ने n number of times किया ही होगा बेसिकली। Here n is nothing but equal to 27, तो radius of bigger drop आ जाएगा 27 to the power of 1 by 3 into your small r। ठीक है ना बेटा? तो इसमें से पोटेंशियल निकालो, आपको आराम से आ जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप मतलब कितना बेटा? V इज इक्वल्स टू K into Q डिवाइडेड बाय कैपिटल। ठीक है ना? तो कैपिटल Q विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर स्मॉल पोटेंशियल होता, तो दिस विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ K into स्मॉल q डिवाइडेड बाय योर स्मॉल r। 27 times of your droplets, yani this will become for me K into Q. Q will be equal to n times of your charge. So n is nothing but 27 into Q will be capital Q. K is nothing but equal to 27 into Q. I can take it as of your capital Q. Capital R will be equal to how much beta? N to the power of your 1 by 3 into small r. N value दे रखा है मेरे पास, so you can just simplify that one and try to get the answer. क्रॉस चेक कर लो, आंसर आ जाएगा उसका। मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देन 47 नहीं हो रहा है, देन 49 देख लेते हैं। A ball of mass of your, शायद आप लोग इस क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, इम्पल्स का क्वेश्चन है। I don't know how many of you might have been done this question. Otherwise, this is also a direct question which you can do it out. There are chances. A ball of mass 0.15 kg has been dropped from a height of 10 meters. Okay. तो मेरे पास एक हाइट है, यहाँ से एक बॉडी मैंने ड्रॉप किया हुआ है। तो हाइट कितना दे रखा हुआ है? 10 मीटर्स। इसका मास दे रखा है 0.15 kg. Has been dropped from a height of 10 meters, striking the ground and rebounds to the same height. यानी इसको लग के फिर वो ऊपर वही जाती। The magnitude of the impulse will be equal to how much? As it is being dropped, that means initial velocity will be 0. So height is been given. So using the kinematic equation, v square minus u square is equals to 2g into h. Initial velocity is 0. So v is equals to under root of 2g into h. Impulse is equals to how much for me beta? Force into time. That is nothing but equal to change in momentum. That is nothing but 2 times of m into v. So that is equals to 2 into your m into v will be under root of 2g into your h. And that will be equal to 2 into 0.15 into under root of 2 into this one is 10 into height is nothing but equal to your 10. तो ये हो जाएगा 0.15, that is nothing but of your 0.3 into this one is nothing but equal to 100 is nothing but equal to 10 into root 2. root 2 की वैल्यू कितनी? 1.414. 0.3 into 10 मतलब कितना हो जाएगा? 3, isn't it? तो 10 10 चलेगा, so it is 3 into 1.4, isn't it? होता है ना बेटा? So 4 point, second option 58 तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिलेक्शन करके पेपर करना था। अगर मैं सिलेक्शन करके भी पेपर करता तो मुझे इतना टाइम लग रहा है बेसिकली। तो देखो ऑलमोस्ट ऑल आई टुक गुड अमाउंट ऑफ योर टाइम टू डू सच टाइप ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। सो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग को वैसे भी आंसर्स मिल जाएंगे जल्दी से, लेकिन आप लोग को मैं पेपर करके बताने का रीजन यही था कि अगर आप स्मार्ट होते, जैसा मैंने लास्ट 1 वीक 10 डेज से मैंने आप लोग को रिपीटेडली बोला था, शायद छोटे बच्चे सुने नहीं सुने, तो जो सुने उन लोग के लिए तो चांदनी चांदनी है, जो लोग नहीं सुने उनके लिए तो फिजिक्स बर्बाद करके गया इस बार। क्योंकि अगर पूरा पेपर करते बैठोगे तो शायद ये पेपर करना उनके बस की बात नहीं होगी। एक एवरेज बच्चे के लिए तो पेपर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज रेंज। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ ए पेपर। तो एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू करो एंड सी एंड लीव रिमेनिंग थिंग टू द गुड। एंड अगर आपका स्कोर इस बार अगर 60 80 100 भी आ रहा है, then this is really very good score this time. 120 140 आ रहा है तो अब then that is another thing बेटा। क्योंकि ये पेपर परफेक्टली फुल्ली करना वही बच्चे से हो पा सकता है जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा शार्प बच्चा हो और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया हो बच्चा। कोई हार्ड वर्किंग बच्चा भी है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हो ना, तो शायद वो बच्चा इसमें फुल मार्क्स लाने के चांसेस है। अदरवाइज गेटिंग फुल मार्क्स दिस टाइम इन द फिजिक्स पेपर इज लिटिल बिट डिफिकल्ट मेरे को हिसाब से, क्योंकि 1 घंटे के अंदर करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन हर किसी के लिए बात, थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मेंटल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शायद उनके लिए आसान लग जाए।
बट स्टिल ओवरऑली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिस टाइम फिजिक्स पेपर हैज रियली बोल्ड लाइक एनीथिंग द स्टूडेंट्स। लेकिन जो बच्चे सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस अच्छी तरह से पढ़ के गए हैं ना, शायद वो लोग के लिए पेपर वाज कंफर्टेबली ओके। ओके, एनीथिंग हैपेंस फॉर द गुड एंड बी हैप्पी। जो भी हुआ है देखते हैं, वाले पे छोड़ो। एंड देयर आर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गुड से लेट मी नो। और कुछ चांसेस है आप लोग के क्रॉसिंग 100 मार्क्स, प्लीज लेट मी नो। इफ एनीवन इज क्रॉसिंग 150s or 160s, प्लीज लेट मी नो। And if anyone are very confident that they can get a free medical seats with scoring of 550 and 500 plus, please text me on the WhatsApp. We'll have a chat, we'll try to discuss what better we can do it out. And बाकी के बच्चों के लिए भी very soon again I'm starting the course for 2022 physics in detail part। एक बार पूरा एक साल पढ़ाने का चक्कर में हूँ, but this time I'm not going to do it free, but this time I'm not going to do free, that's it। मैंने देख लिया फ्री में पढ़ाने का नतीजा क्या होता है। But anyhow, take care, जज़ाकल्लाह, bye, शब्बा खैर।